दोस्तों, जहां कानून की किताबें खुलती हैं वहां किसी की इज्जत को जिंदा दफना दिया गया। क्या आप सोच सकते हैं ऐसी कहानी भी कभी आपके सामने आएगी? आप वहां पर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन उनके साथ वहां पर क्या चीजें हुई, कितना भयानक खौफनाक हादसा उनके साथ गुजर गया, ये आपको जब पता चले तो आखिर क्या हाल होगा, आप सोचिए एक बार। दोस्तों, ऐसी ही कहानी एक ऐसे कॉलेज की है जहां बच्चे वकील बनने का सपना लेकर आते हैं, लेकिन उसी कैंपस में एक लड़की की चीखें दफना दी गई, बंद कर दी गई। कोलकाता का साउथ लॉ कॉलेज, जहां देश के कई बड़े वकील निकले, जहां से न्याय की भाषा सीखी जाती है, उसी कॉलेज के एक स्टूडेंट यूनियन रूम में 24 साल की लड़की के साथ जो कुछ हुआ सिर्फ एक जुर्म नहीं था दोस्तों, वहां एक पूरा का पूरा सिस्टम नंगा हो गया। यूनियन लीडर जो कानून की लड़ाई लड़ने का दावा करता था, उसी ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर उस लड़की की हिम्मत, आत्मा और भरोसे को तोड़ डाला। और सबसे दुख की बात ये नहीं कि जुर्म हुआ, सबसे डरावनी बात ये कि यह जुर्म कानून की छाव में हुआ। आज हम इस कहानी में न सिर्फ पूरी घटना की सच्चाई आपको बताएंगे, बल्कि ये भी समझेंगे कि जब कॉलेज कैंपस और यूनियन जैसे सुरक्षित कहे जाने वाले जगहों पर ये सब कुछ होने लगे, तो फिर एक आम लड़की खुद को कहां सुरक्षित माने। जिस लॉ कॉलेज की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज। 1970 में बना, कोलकाता यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड और बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त ये वही जगह है जहां से कई नामचीन वकील निकले और वो लोग जो आज अदालतों में न्याय की बात करते हैं। लेकिन 25 जून 2025 को इसी कॉलेज में एक 24 साल की लड़की के साथ जो कुछ हुआ, वो न सिर्फ कानून के नाम पर धब्बा था, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के उस भरोसे को भी तोड़ता है जो इस देश के न्याय तंत्र में अब भी बाकी है। वो लड़की भी इसी कॉलेज की स्टूडेंट थी, कानून की पढ़ाई कर रही थी और सपना देख रही थी एक दिन वो भी किसी बेगुनाह के लिए इंसाफ से मांगने के लिए लड़ेगी। 25 जून की दोपहर थी, वो लड़की कॉलेज गई थी फॉर्म भरने के लिए, एग्जाम पास आ रहे थे और काम खत्म करने के बाद यूनियन रूम में बैठ गई, वही जगह जहां कई स्टूडेंट्स बैठते हैं, बातें करते हैं। और तभी उसी रूम में मनोजीत मिश्रा आता है। वो कॉलेज यूनियन का पूर्व अध्यक्ष था, हालांकि अब कॉलेज से पास आउट हो चुका है, लेकिन यूनियन में उसका अब भी दबदबा है। मनोजीत ने लड़की को बातों में उलझाया, कहा मैं तुम्हें पसंद करता हूं, तुम्हारे लिए मेरी भावनाएं सच्ची हैं, शादी तक करना चाहता हूं। लड़की ने स्पष्ट मना कर दिया, कहा कि उसका पहले से एक बॉयफ्रेंड है और वो उसके साथ अपने रिश्ते को लेकर गंभीर है। शायद यही ना थी जो मनोजीत को बर्दाश्त नहीं हुई। अब शाम होने लगी थी, कॉलेज का माहौल शांत था, ज्यादातर छात्र जा चुके थे। वो लड़की भी अपना सामान लेकर निकलने लगी और तभी मनोजीत ने उसे रोका, कहा कुछ जरूरी बात करनी है, यूनियन से जुड़ा कुछ काम है। उसके साथ दो और लोग थे, जैब अहमद और प्रमित मुखर्जी। दोनों इसी कॉलेज के छात्र और यूनियन राजनीति से जुड़े हुए चेहरे हैं। वो लड़की हिचकी जरूर, लेकिन मना नहीं कर पाई। वो जानती थी कि यूनियन में राजनीति होती है, लेकिन ये तो उसी के कॉलेज के लड़के हैं। वो नहीं जानती थी कि अगला 1 घंटा उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। मनोजीत ने कमरे में दरवाजा बंद करवाया। बाहर खड़े जैब और प्रमित ने कोई सवाल नहीं किया, कोई विरोध नहीं किया, और यहीं से शुरू होता है एक सिलसिला जो सिर्फ शरीर पर जुल्म नहीं करता, बल्कि आत्मा पर ऐसा वार कर देता है जिससे उबरने में पूरी उम्र लग जाती है। लड़की बहुत घबरा गई। वो बार बार कहती रही कि मुझे जाने दो, मुझे कुछ हो रहा है। उसे पैनिक अटैक आ रहे थे, सांस टूटने लगी थी, लेकिन उन तीनों में से किसी की भी आंख में जरा भी इंसानियत अब बची नहीं। कुछ देर बाद उसे बाहर जाने दिया गया, लेकिन तब तक जो कुछ होना था वो हो चुका था, या यूं कहें कि यह तो सिर्फ एक शुरुआत थी। उसे लगा कि शायद अब सब कुछ खत्म हो गया है। कमरे से बाहर निकलने की इजाजत मिल गई थी, लेकिन उसी वक्त जैब और प्रमित फिर से उसके सामने आ खड़े हुए। इस बार इरादा और भी खतरनाक था। उन्होंने उसे खींचते हुए जबरन कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड रूम में ले गए। लड़की गिड़गिड़ाती रही, प्लीज जाने दो, मुझे कुछ मत करो, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। जबकि गार्ड भी वहीं था, वो सब कुछ देख रहा था। उसे रोकने की ताकत थी, जिम्मेदारी भी थी, लेकिन उसने आंखें फेर ली और कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद जो हुआ वो इंसानियत के नाम पर एक कलंक है। मनोजीत ने उसके साथ जबरदस्ती की और इस बार सिर्फ अपराध नहीं हुआ, बल्कि उस अपराध का वीडियो भी बनाया गया।
वो अकेली थी और सामने 3 चेहरे, एक जुल्म कर रहा था, दूसरा उसका साथ दे रहा था और तीसरा मोबाइल कैमरे में जुल्म को कैद कर रहा था। इतना ही नहीं, इसके बाद बाकायदा धमकी दी गई कि अगर इस बारे में किसी से भी कुछ कहा तो उसके बॉयफ्रेंड को मार देंगे, मम्मी पापा को नुकसान पहुंचाएंगे और जो वीडियो बनाया है उसे इंटरनेट पर वायरल कर देंगे। अब वो काफी डरी हुई थी, लेकिन हिम्मत अभी बाकी थी। किसी तरह खुद को संभालते हुए वो गार्ड रूम से बाहर निकली। कपड़े अस्त व्यस्त थे, शरीर कांप रहा था और अंदर से वो पूरी तरह टूटी हुई थी। ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन उसी हाल में उसने अपने पापा को फोन किया। कांपती आवाज में सिर्फ इतना कहा कि पापा प्लीज जल्दी आइए, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। और फिर उसके पिता तुरंत कॉलेज पहुंच गए और बेटी को अपने साथ ले गए। उस वक्त एफआईआर करवाना आसान था, लेकिन वो जानती थी कि जिन लोगों ने ये सब कुछ किया है वो कितने ज्यादा पावरफुल हैं। इसलिए वो सबसे पहले अपने पिता के साथ डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां दी और फिर वो दोनों चुपचाप घर लौट आए। अब उसका शरीर थक चुका था, लेकिन मन अभी भी एक लड़ाई लड़ रहा था कि क्या इस बात को दबा दिया जाए या गुनहगारों को सजा दिलवाई जाए। घर लौटने के बाद बहुत देर तक चुप रही। कमरे में अंधेरा था और दिल दिमाग में तूफान चल रहा था। उसने एक बार सोचा, चलो जो हुआ उसे किस्मत का एक काला अध्याय मान लेती है, शायद यही मेरी तकदीर में लिखा था। और सामने वाले को वैसे भी ताकतवर हैं, उन लोगों से लड़ना आसान नहीं है। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि अगर एफआईआर नहीं भी करेगी तो शायद ये बात यहीं दब जाएगी, शायद ये दर्द वक्त के साथ कम हो जाएगा। लेकिन फिर वो खुद से सवाल करने लगती है कि अगर आज मैं चुप रह गई तो क्या मैं वाकई लॉ स्टूडेंट कहलाने लायक हूं? अगर आज अपने लिए नहीं लड़ पाई तो कल दूसरों के लिए कैसे लड़ पाऊंगी? वो लड़की थी लेकिन कमजोर नहीं थी। उसने कानून पढ़ना इसलिए नहीं चुना था कि किताबों तक सीमित रहे, बल्कि इसलिए कि जब जरूरत पड़े तो हक के लिए खड़ी हो सके। और उस रात उसने खुद से एक वादा किया कि अब चाहे जो हो जाए वो चुप नहीं बैठेगी। वो पुलिस के पास जाएगी, एफआईआर करवाएगी और उन सबको सजा दिलवा कर ही दम लेगी जिन्होंने उसकी जिंदगी को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। अगली सुबह उसने आंखें खोली तो शरीर में अब भी दर्द था, लेकिन मन पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था। वो उठी, खुद को तैयार किया और अपने पापा से साफ साफ कहा, मैं अब चुप नहीं बैठूंगी, मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। पिता ने एक बार फिर देखा, उनकी बेटी डरी नहीं, बल्कि अब वो लड़ने को तैयार है। दोनों साथ निकले और सीधे थाने पहुंचे। थाने में बैठकर उसने वो सब कुछ बताया जो उसके साथ हुआ था, एक एक बात, बिना डरे बिना रुके। उसकी एफआईआर दर्ज की गई। उसमें 4 नाम थे, मनोजीत मिश्रा, जैब अहमद, प्रमीत मुखर्जी और कॉलेज का सिक्योरिटी गार्ड। पुलिस ने लड़की की बात गंभीरता से ली और एफआईआर दर्ज होने के बाद लड़की को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया। वो अब भी सहमी हुई थी, लेकिन अब पीछे हटने का सवाल नहीं था। डॉक्टर ने उसकी जांच की और जो रिपोर्ट आई उसने उसके हर शब्द को सच साबित कर दिया। शरीर पर चोट के निशान थे, अंदरूनी हिस्सों में तकलीफ और जख्म थे और साफ दिख रहा था कि उसके साथ जोर जबरदस्ती हुई है। एफआईआर और मेडिकल के बाद पुलिस ने कॉलेज से सीसीटीवी फुटेज मांगा। जांच में जो वीडियो मिले उसमें साफ दिखा, लड़की यूनियन रूम में दाखिल होती है। थोड़ी देर बाद मनोजीत और बाकी 2 लड़के भी वहां जाते हैं। फिर एक क्लिप में देखा गया कि लड़की को 2 लड़के गार्ड रूम की ओर खींच कर ले जा रहे हैं। बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है, लेकिन कुछ ही सेकेंड्स में वहां से चला जाता है। यह फुटेज लड़की के बयान से पूरी तरह मेल खाता है। अब पुलिस के पास बयान, मेडिकल और विजुअल तीनों सबूत मौजूद थे। पुलिस ने बिना देर किए पहले मनोजीत मिश्रा को उसके फ्लैट से गिरफ्तार किया, जो इस वक्त एक प्रैक्टिसिंग क्रिमिनल लॉयर के तौर पर काम कर रहा था। और इसके तुरंत बाद कॉलेज के हॉस्टल से प्रमीत मुखर्जी और जैब अहमद को भी हिरासत में ले लिया गया। तीनों को थाने जाकर पूछताछ की गई। प्रमित और जैब ने पहले बात घुमाने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेजेस और मेडिकल रिपोर्ट सामने रखी तो उनकी जुबान लड़खड़ाने लगी। उसी दिन कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया, जिस पर लड़की ने आरोप लगाया था कि वो सब कुछ जानकर भी चुप रहा। गार्ड की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई, क्योंकि उस वक्त सीसीटीवी में साफ दिखा कि वो वहां मौजूद था, लेकिन फिर भी चुपचाप वहां से चला गया। शाम होते होते गार्ड को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब 4 आरोपी न्यायिक हिरासत में भेजे जा चुके हैं। जिस दिन ये सब कुछ हुआ उस दिन एक लॉ स्टूडेंट के साथ सिर्फ एक जुर्म नहीं हुआ, उस दिन कानून के भरोसे पर, इंसाफ के सपने पर और एक पढ़ने वाली लड़की की हिम्मत पर हमला हुआ था। शुरुआत में उसने सोचा चुप रह जाएं, भूल जाएं, क्योंकि सामने वाले ताकतवर थे, पहचान वाले थे, धमकियां भी दे चुके थे कि अगर उसने आवाज उठाई तो उसका वीडियो वायरल कर देंगे।
बॉयफ्रेंड और घर वालों को मार देंगे, पर फिर उसने सोचा अगर आज मैं खुद अपने साथ हुए अन्याय पर चुप हो गई तो आगे चलकर दूसरों के लिए कैसे लड़ूंगी। यही सोचकर उसने हिम्मत की, पापा को सब बताया, डॉक्टर के पास गई, फिर पुलिस के पास गई। सीसीटीवी फुटेज, मेडिकल रिपोर्ट और उसके बयान सब ने साबित कर दिया था कि जो हुआ वो बेहद डरावना था। आरोपी अब सलाखों के पीछे हैं, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है। क्या अब यूनिवर्सिटी का यूनियन रूम भी सुरक्षित नहीं रहा? क्या अब लॉ कॉलेज की दीवारों के पीछे भी बेटियां डर में जीने लगी हैं? कानून की पढ़ाई करने वाले अगर कानून की धज्जियां इस तरह उड़ाएंगे तो क्या हमारे देश की न्याय व्यवस्था सही हाथों में जा रही है? और अगर नहीं तो फिर हमें सिर्फ कानून नहीं, संवेदनशीलता भी पढ़ानी होगी। ये कहानी खत्म नहीं हुई, ये एक शुरुआत है जहां हर लड़की को ये यकीन दिलाया जाना चाहिए कि अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो वो अकेली नहीं है। क्योंकि इंसाफ की लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं, हम सब की है। आज वो अकेली नहीं है। उसकी हिम्मत हम सब के लिए एक मिसाल है कि लड़की होना कमजोरी नहीं है और खामोश रह जाना किसी अपराध से कम नहीं है। हमारा सुझाव दोस्तों सिर्फ इतना है कि अगर आपके पास आसपास कोई ऐसी घटना हो तो चुप मत रहिए, आवाज उठाइए। बेटियों को सिर्फ पढ़ाइए मत, उन्हें इतना मजबूत भी बनाइए कि वो अन्याय के खिलाफ खड़ी हो सके। और सबसे ज्यादा जरूरी बात, कानून सिर्फ किताबों की चीज नहीं है। इंसाफ के लिए उसे जमीन पर भी उतारना आना चाहिए। यह लड़ाई सिर्फ एक लड़की की नहीं है, यह लड़ाई है हर उस बेटी की जो आज भी किसी यूनिवर्सिटी में बैठकर अपने सपनों को सहेज रही है। सवाल यह है कि क्या हम उनके उन सपनों की हिफाजत कर पा रहे हैं? जवाब मिले तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।